जय हिंद मेरे चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी एकदम मस्त होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम चेजर एकेडमी पर। तो जैसे कि हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको देशी शासक और विदेशी शासक बताए थे। तो देशी शासक हमने जो इधर चार लिखे थे वे मैंने चारों के चारों आपको पढ़ा दिए। शुंग, कणव और आपके सातवाहन और आपका चेदी वंश पढ़ाया, जिसमें आपके महामेघवाहन और मैंने आपको खारवेल के बारे में पढ़ाया। ठीक है, तो आज हम अपने विदेशी शासक पढ़ने वाले हैं। विदेशी में सबसे पहले मैंने आपको इंडो ग्रीक बताए थे और इधर शक बताए थे और कुषाण बताए थे। तो इंडो ग्रीक से आज शुरू कर लेते हैं भाई। तो इंडो ग्रीक को मैंने आपको बताया था, इनको हिंदी यवन भी बोलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक, हिंदी यवन। हिंदी यवन मतलब आप समझ ही रहे होगे, यूनानी और हिंद मतलब इंडियन का ये मिक्सचर हुआ करते थे। ठीक है भाई, दो इनकी माता या तो हिंदुस्तान से बिलोंग करती थी या इनके पिता उससे बिलोंग करते थे। ठीक है भाई, ऐसा हुआ करते, या तो माता हिंदुस्तान से हुआ करती थी या पिता, या माता इनकी यूनानी हुआ करती थी या इनके पिता। ठीक है भाई, तो इसमें मैंने आपको बताया था दो राजाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है भाई, एक तो मैंने आपको डायमेट्रियस बताया था और एक आपको वो बताया था मैंने आपको मिनांडर। और मैंने आपको जब मैं शुंग डायनेस्टी पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि किसके काल में आक्रमण हुए थे इनके। और मैंने आपको एक अभिलेख भी बताया था जिससे इनकी जानकारी, अभिलेख नहीं, मैंने आपको एक वो बताई थी, पुस्तक बताई थी कि किससे इनकी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है भाई, वो आपको अगर याद हो तो कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। तो आज हम देख लेते हैं, पहले इनका देख लेते हैं इनका एरिया क्या था। ये जैसे ये आपका इंडिया है, ये आपके इंडिया है, तो आपकी ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले रीजन, यहाँ यहाँ इस वाले एरिया में आपका इनका शासन हुआ करता था। और ये माना गया है कि भारत में पहली बार अपनी सत्ता स्थापित करने वाले पहले विदेशी हुआ करते थे। क्योंकि भाई आक्रमण तो बहुतों ने किया, जैसा कि मैं आपको पढ़ाता रहा हूं, लेकिन आपका सिकंदर तक आया था, सेल्यूकस निकेटर तक आया था, सब वापिस चले गए थे। लेकिन अपनी सत्ता स्थापित करने वाले पहले शासक ये विदेशी शासक माने जाते हैं, जिन्होंने उस टाइम अखंड भारत हुआ करता था। क्यों? तो उस टाइम अपने मतलब सत्ता को स्थापित करने वाले पहले विदेशी हुआ करते थे। तो इनका रीजन ये हुआ करता था आपका अफगानिस्तान और आपका पाकिस्तान वाला रीजन। ठीक है भाई, तो अब हम इसमें आपका वो देख लेते हैं जो मैंने आपको राजा बताया, डायमेट्रियस और आपके क्या नाम है वो मिनांडर। तो इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है भाई, उसके बाद हम अपना पढ़ते हैं उनके बारे में, डायमेट्रियस और उसके बारे में। ये हिंदी वन हुआ करते थे आपके डायमेट्रियस और मिनांडर दोनों। ठीक है भाई, तो देखते हैं अपना डायमेट्रियस। डायमेट्रियस, ठीक है भाई, तो इनको सबसे पहले मैंने आपको बताया हिंदी यवन बोला करते थे या फिर बैक्ट्रियाई यूनानी बोला करते थे। हिंदी यवन, हिंद यवन या बैक्ट्रियाई, बैक्ट्रियाई यूनानी, यूनानी कहते थे। ठीक है भाई, और दूसरा पॉइंट मैंने आपको इनका बताया कि अधिकार किस क्षेत्र पे किया था, उत्तर पश्चिम वाले एरिया पर इन्होंने अधिकार स्थापित किया था। उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर अधिकार किया। ठीक है भाई, और क्या नाम है, ये डायमेट्रियस पहला राजा हुआ जिसने अधिकार किया। और इन्होंने क्या नाम है, खरोष्टी लिपि और क्या नाम है आपका यूनानी लिपि के सिक्के चलाए। खरोष्टी और यूनानी लिपि के लिखे हुए सिक्के चलाए, लिखे हुए सिक्के चलाए। ठीक है भाई, और दूसरा इन्होंने राजधानी, इन्होंने बनाई थी राजधानी सियालकोट। ठीक है भाई, राजधानी इन्होंने राजधानी सियालकोट,
सियालकोट को बनाया, जिसको आपका साकल कहते थे, जिसे साकल कहते थे, साकल कहते थे। ठीक है भाई, ज्यादा नहीं है, बस इतना ही है। और फिर इसके बाद एक शासक आता है यूक्रेडाइटस। क्या नाम है? यूक्रेडाइटस। यूक्रेडाइटस शासक ने आपका क्या नाम है, तक्षशिला को राजधानी बनाया था। ये इसी वजह से पहचाना जाता है, यूक्रेडाइटस शासक ने आप तक्षशिला को राजधानी बनाया, तक्षशिला को राजधानी बनाया। ठीक है भाई, इसने तक्षशिला को राजधानी बनाया। और क्या नाम है, और फिर इनका 185 ईसा पूर्व तक, 185 ईसा पूर्व तक इनकी सत्ता समाप्त हो जाती है। इनकी सत्ता समाप्त हो चुकी थी, समाप्त हो चुकी थी, और आपके शक आ चुके थे, और शकों का प्रभुत्व, और शकों का प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। ठीक है भाई, इसके बाद आपके क्या नाम है, ये हो गए थे। और क्या नाम है भाई, इसमें एक अंतिम राजा हुआ है हेलियोडेकस। इनका अंतिम शासक हेलियोडेकस माना जाता है। ठीक है भाई, ये कुछ पॉइंट हो गया आपके डायमेटियस के बारे में। और तो कुछ नहीं किया था, बस इसका एक पॉइंट ये मेन ध्यान रखना, सियालकोट वाला, और दूसरा जिसको साकल कहा करते थे। ठीक है भाई, खरोष्टी और यूनानी लिपि ने सिक्के चलाए, बस उत्तर पश्चिम पे इन्होंने अधिकार कर लिया था। ठीक है, ये एक पॉइंट गलत हो गया, यहाँ 125 आएगा। और एक पॉइंट और लिख लो, 183 ईसा पूर्व में इन्होंने इसको पंजाब पर 183 ईसा पूर्व में पंजाब पर हमला करके पंजाब वाले क्षेत्र में सियालकोट को राजधानी बनाया था। ठीक है भाई, ये कुछ पॉइंट हो गए। इसके बाद मैंने आपको बताया था मिनांडर आएगा, वो आपका प्रसिद्ध शासक होगा, उसके बारे में जानकारी देखते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई, अब देखते हैं मिनांडर। मिनांडर का मतलब ज्यादा तो कुछ नहीं, मिनांडर से अगर प्रश्न आएगा तो आपका ये आता है, इसकी एक वार्तालाप हुई थी, मतलब वाद विवाद हुआ था नागसेन के साथ, बहुत भिक्षु हुआ करते थे, तो उनकी चर्चा उसमें है, मिलिंद पनोम आपकी पुस्तक है उसमें। तो अभी आपको लिखवा रहा हूं। तो मिनांडर सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ यवनों का, हिंदी यवनों का सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ हिंदी यवनों का, सबसे प्रसिद्ध शासक था हिंदी यवनों का। ठीक है भाई, और क्या नाम है, हिंदी यवनों का प्रसिद्ध शासक था। और क्या नाम है, सोने के सिक्के सबसे पहले इसने चलवाए भारत में, सोने के सिक्के चलवाए भारत में।
ठीक है भाई। सबसे पहले सोने के सिक्के को इंट्रोड्यूस करेंगे भारत में आपके हिंदीवन, और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलवाएंगे आपके कुषाण, जो कि हम पढ़ेंगे इनके बाद। और सबसे ज्यादा जो सिक्के चलेंगे वो गुप्त काल में चलेंगे, वो थोड़े से अशुद्ध हो जाएंगे। ठीक है भाई। सोने के सिक्के चलवाए। बौद्ध ग्रंथों में इसे मिलिंद कहा गया है। बौद्ध ग्रंथों में इसे मिलिंद कहा गया है। मिलिंद कहा है। ठीक है भाई। और जो शाकल राजधानी हुआ करती थी इसके समय, वो शिक्षा का केंद्र हो चुकी थी। शाकल राजधानी या सियालकोट, शाकल राजधानी इसके समय शिक्षा का केंद्र थी। शिक्षा का केंद्र थी। ठीक है भाई। और क्या नाम है इसका वाद विवाद एक पुस्तक में है, जो कि मिलिंद पनो है। मिलिंद पनो में लिखो इसको, मिलिंद पन्हो में क्या नाम है आपका, मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन मिलिंद पनो में मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वाद विवाद को लिपिबद्ध किया गया है। लिपिबद्ध किया गया है। और फिर इसने इसी नागसेन के अधीनता स्वीकार करके बौद्ध धर्म को अपना लिया था। मिनांडर ने नागसेन से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। अभी बता रहा हूं कैसे कैसे बात थी। बौद्ध धर्म अपनाया। और ये एक पॉइंट और लिखो, मिनांडर बहुत बड़ा ज्ञानी था। मिनांडर बहुत बड़ा ज्ञानी था। ठीक है भाई। ये पॉइंट हो गए आपके कुछ मिनांडर के बारे में। और बस यही है पॉइंट। अब मैं आपको मिलिंद पनो की कहानी बताता हूं क्या है। ये मतलब बहुत बड़ा विद्वान हुआ करता था। ये मतलब शांति प्रिय था, थोड़ा सा, इतना मार काट नहीं किया करता था। तो ये मतलब अगर किसी को अपने अधीन करना चाहता था तो उससे कहता था, उससे के पास जाके बैठता था, बात करता था कि भाई मारपीट नहीं करते या मार काट नहीं करते, वाद विवाद कर लेते हैं, मतलब डिबेट कर लेते हैं आपस में। जोन हार गया वो मतलब उसके अंडर काम करना शुरू कर देगा या उसकी अधीनता को स्वीकार करेगा। ठीक है भाई। तो ऐसे ऐसे इसने कई राजाओं से मतलब वाद विवाद किया, वाद विवाद करता रहा, उन्हें ही हराता रहा। ज्ञानी था बहुत बड़ा। ये डिबेट किस चीज पे किया करता था? डिबेट किया करता था आपका आत्मा के बारे में। आत्मा और परमात्मा का बहुत बड़ा ज्ञानी था। उनसे बातें क्या करता था कि जैसे मतलब जिस भी राजा से इसकी बात हुई, उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है, ऐसे ऐसे बातें क्या करता था। डिबेट होनी शुरू होती थी तो पूछता था आपका नाम क्या है। वो कहता था कि मेरा नाम ऐसे ऐसे है। वो कहता था कि आपका नाम ये है या आपके शरीर का नाम ये है। तो ऐसे ऐसे मतलब कुछ डिबेट होते थे। वो कहता था नहीं मेरे, कहता आप तो पिछले जन्म में आपका नाम यही था। वो चकरा जाता था फिर कि मुझे पिछले जन्म का कैसे याद होगा। तो फिर वो पूछता था आत्मा तो अमर है, मतलब आत्मा एक जन्म से दूसरे जन्म में कन्वर्ट होती रहती, तो आपका नाम था या फिर वो आत्मा का नाम था। ऐसे ऐसे डिबेट होती रहती थी। तो फिर इसने क्या काम करा, मिनांडर ने एक अपने मतलब पूरे भारत में ये ऐलान करवा दिया कि मुझसे जो भी डिबेट करेगा, उस मतलब ओपन चैलेंज दे दिया पूरे भारत में कि जो भी मुझसे डिबेट करेगा मैं, या जो मुझे डिबेट में हरा देगा, मैं उसकी अधीनता स्वीकार कर लूंगा। ठीक है भाई।
तो ये नागसेन हुआ करते थे, बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, ये भी बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो भाई इसने नागसेन ने भैया इनकी एक्सेप्टेंस कर लिया, इनका ओपन चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। तो इन दोनों में वाद विवाद होना शुरू हुआ। तो नागसेन के पास ये रथ लेकर जैसे उनसे वाद विवाद करने के लिए पहुंचा, तो नागसेन ने कहा कि आप आ गए? तो इसने कहा हाँ मैं आ गया। तो उन्होंने कहा कि कैसे आए? तो मतलब ये डिबेट हुआ करता था उस टाइम पर, ऐसे लड़ाइयाँ हुआ करती थी। तो इसने कहा मैं रथ से आया हूँ। तो नागसेन बोले रथ से आए हो? तो इन्होंने कहा कि रथ क्या है, चलो रथ को बताओ रथ क्या है। रथ ने कहा कि वो खड़ा वो रथ है। तो वो कहने लगा वो रथ कहाँ है, वो तो एक गाड़ी है जिसको मतलब घोड़े खींच कर लाए हैं। तो ये भी चक्कर आ गया, ये कहने लगा नहीं, जो मतलब उसमें पहिए लगे हैं और घोड़े से मिलकर ये रथ बनाए हैं। वो नागसेन कहने लगे वो रथ नहीं है। वो कहने लगे रथ तुम हो या तुम्हारा शरीर है जो तुम्हारी आत्मा को खींचकर यहाँ लाया है। तो ऐसे ऐसे डिबेट होता रहा। तो ये मतलब आखिरी में आकर मिनांडर हार जाएगा, और हारने के बाद नागसेन के अधीन हो जाएगा और उनसे प्रभावित होकर आपका बुद्ध धर्म एडॉप्ट कर लेगा। ठीक है भाई, ये हो गए मिनांडर, जो कि 2 राजा हुआ करते थे, मैंने आपको बताया इंडो ग्रीक्स में। इन्हीं के बाद हम, और तो कुछ नहीं है। ठीक है भाई, और अब हम आगे देखते हैं अपना उनके बारे में, शकों के बारे में। और एक इसमें इन्हों में ही राजा आता है, शीशे और कांसे के सिक्के चलाए थे उसने, स्ट्रैटो द्वितीय ने। एक पॉइंट और लिख दो, स्ट्रैटो द्वितीय ने आपके कांसे और शीशे के सिक्के चलाए। ठीक है भाई, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अपन आ जाते हैं हम शकों पर, शकों को देखते हैं अब। भाई स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। शकों से पहले हम देख लेते हैं इंडो ग्रीक्स की क्या क्या देन थी, उसके बाद शकों को देखते हैं। ठीक है भाई, इंडो ग्रीक्स ने हमें क्या क्या दिया। ठीक है भाई, सबसे पहले तो सोने के सिक्के। सोने के सिक्के तो चलते थे पहले, मतलब इतनी मात्रा में नहीं चलते थे क्योंकि वो राजकोष में हुआ करते थे पहले, आपके अशोक के टाइम में। ठीक है भाई, जिनको निष्क या स्वर्ण मुद्रा कहा जाता था। तो अब मैं बताता हूं कि इन्होंने क्या क्या मतलब यहाँ आके इंट्रोड्यूस किया था। एक तो आपका सप्ताह में 7 दिन, आपकी 12 राशियां, ये इन्होंने इंट्रोड्यूस की। ठीक है भाई, और उसके साथ साथ इन्होंने और क्या नाम है, सिक्कों के सांचे, जिनसे सिक्के बनते हैं उनके सांचे इंट्रोड्यूस करे। ठीक है भाई, वो देखते हैं हम क्या क्या इंट्रोड्यूस किया। अब देखते हैं हिंदी अवनों की देन। हिंदी अवनों की देन, उन्होंने क्या क्या दिया। ठीक है भाई, तो पहला मैंने आपको बताया सिक्के, सिक्कों के सांचे। सांचे इन्होंने दिए कि इन सांचों से आप सिक्के बनाइए। ठीक है भाई, और सबसे इंपॉर्टेंट हेलेनिस्टिक आर्ट, हेलेनिस्टिक आर्ट, यहां भी लिखता हूं, हेलेनिस्टिक आर्ट को इन्होंने इंट्रोड्यूस करा इंडिया में। ठीक है भाई, हेलेनिस्टिक आर्ट के साथ साथ इन्होंने इंट्रोड्यूस करा, एक तो क्या नाम है, सप्ताह में 7 दिन। सप्ताह में 7 दिन, सप्ताह में 7 दिन, सप्ताह में 7 दिन, 12 राशियां, और आपका क्या नाम है, कैलेंडर वर्ष। कैलेंडर वर्ष इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है भाई, कैलेंडर वर्ष इंट्रोड्यूस करा, सप्ताह में 7 दिन, सिक्कों के सांचे, और क्या नाम है आपका, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया यवनिका प्रथा, रंगमंच पर, रंगमंच जो मैंने आपको बताया था कि जो आज के टाइम होता है वो यहाँ से भी इसके साक्ष्य मिलते हैं, जो कि मैंने आपको उसमें भी बताया था, यूनानों में बताया था ना कि सिकंदर के टाइम पर आपका यवनिका प्रथा शुरू हो गई थी। ठीक है भाई, और यवनिका प्रथा के साथ
इन्होंने एक वो दिया है ज्योतिषी, ज्योतिषी का ज्ञान इंट्रोड्यूस किया। ठीक है भाई, ये पॉइंट हो गया, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे चलते हैं अपना शकों पर। ठीक है भाई, और एक पॉइंट और है भाई इंपॉर्टेंट, हाँ ये तो इंपॉर्टेंट, राजा के सिक्कों पर, राजा के सिक्कों पर क्या नाम है, एक तो चित्रांकित होना, चित्रांकित, और क्या नाम है चित्रांकित के साथ क्या नाम है तिथि अंकित का इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तिथि अंकित करो अपने उस पर सिक्कों पर, और अपना चित्र मतलब कुछ भी चित्र हो वो अंकित कीजिए। तो ये पॉइंट हो गए कुछ इनके बारे में, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई। अब बहुत जल्दी करके देखते हैं अपने शकों में ज़्यादा नहीं है, मतलब शकों में मैंने आपको बताया था कि इनका प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन हुआ करता था, जिसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको पीछे भी देख आया हूँ जब मैं आपको सातवाहन डायनेस्टी पढ़ा रहा था। उसमें मैंने एक राजा का नाम बताया था जिससे वो पराजित हुआ था, और एक राजा और बताया था जिसने उसको पराजित किया था। 2 राजा मैंने बताए थे आपको। तो अब आते हैं आपका क्या नाम है शकों पर, शक डायनेस्टी। शक डायनेस्टी नहीं, मतलब शक लिख लो आप, शक्स या शक वंश लिख लो आप। ठीक है भाई, शक वंश हुआ करता था। इसमें सबसे पहले इन्होंने क्या नाम है, ये कहाँ के हुआ करते थे, सीरिया के हुआ करते थे ये। मैं इसमें पॉइंट लिखाता हूं आपको। सबसे पहला सीरिया के हुआ करते थे। ठीक है भाई, सीरिया के हुआ करते थे, और भारतीय ग्रंथों में सर्थियन कहा गया है। भारतीय ग्रंथों में इन्हें सर्थियन या सर्थियन या फिर सीथियन कहा गया है। ठीक है भाई, और सबसे प्रमुख इनकी 5 शाखाएं हुआ करती थी। ये क्वेश्चन है इंपोर्टेंट। शकों की 5 महत्वपूर्ण शाखा हुआ करती थी। महत्वपूर्ण शाखा हुआ करती थी। ठीक है भाई, 5 शाखा कौन कौन सी हुआ करती थी। पहली थी इसमें आपकी जो आपकी एक तो तक्षशिला पंजाब वाले रीजन पे थी। एक शाखा थी इनकी अफगानिस्तान वाले रीजन में, अफगानिस्तान में हुआ करती थी एक शाखा इनकी। दूसरी हुआ करती थी पंजाब वाले रीजन में, पंजाब में। इसकी राजधानी पूछी जाती है और किताबों में भी ज्यादातर इसी की राजधानी मिलती है। इसकी राजधानी हुआ करती थी तक्षशिला। ठीक है भाई, तीसरी शाखा हुआ करती थी इनकी क्या नाम है, मथुरा में कब्जा आगे करेगा आपका कनिष्क, जो कि आपको मैं पढ़ाऊंगा। 4th शाखा हुआ करती थी इनकी पश्चिमी भारत में। पश्चिमी भारत से आपका क्या मतलब है, पश्चिमी भारत में आ जाता है आपका उत्तर ये हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्व पश्चिम। इधर आ जाता है आपका गुजरात और महाराष्ट्र वाला रीजन, वहां इनका थोड़ा सा कब्जा हुआ करता था। ठीक है भाई, और चौथा हुआ करता था इनका ऊपरी दक्कन पे, ऊपर वाले हिस्से में दक्कन पे, ऊपरी दक्कन। ठीक है भाई, ये 5 शाखा हुआ करती थी, और इनके मेनली 3 प्रमुख राजा हुए हैं। 3 प्रमुख तो नहीं, प्रमुख तो इनका एक ही हुआ है, रुद्रदामन एक हुआ है। मेगा या माउस उसने स्थापना की थी, मतलब संस्थापक उसको माना जाता है शकों का। दूसरा हुआ था आपका नहपान को आपको जो मैंने बताया था कि सतकर्णी पुत्र गौतमी से हारा था, इस वजह से उसकी पहचान होती है थोड़ी सी।
मेघ और माउस को मैं अभी आपको लिखवाऊंगा और उसको एक साथ लिखवा दूंगा। रुद्रदामन के बारे में 2-3 जानकारी है जो कि 2-3 अब पीछे भी पड़े आए हैं, वो मैं आपको लिखवाता हूँ। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 5 शाखा हुआ करती थी। इसके बाद मेघा या माउस और उसको देखते हैं आपका नहपान को। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई। अब इसमें हम पहले इसका संस्थापक देखते हैं, या पहला शासक, संस्थापक तो नहीं, पहला शासक माना जाता है भारत में शकों का, उसको माना जाता है आपका मेगा या माउस बोलते हैं उसको, या मेयोस बोलते हैं। कई पुस्तकों में मेगा नाम मिलता है, कहीं में माउस, और कहीं कहीं मेयोस मिलता है। ठीक है भाई, तो पहला शासक आपको मैं बता रहा हूं, मेगा, मोगा, माउस। ठीक है भाई, भारत में प्रथम शासक यही माना जाता है, मोगा माउस। भारत में प्रथम शासक माना जाता है। ठीक है भाई, और तो कुछ नहीं इसका काम था। दूसरा, इसके कुछ सिक्के मिले हैं, इसके सिक्के भी मिले हैं, इसके सिक्के भी मिले हैं। फिर इसके बाद आता है नहपान, नहपान। नहपान, तो नहपान एक आपको मैंने आपको बताई ना कि 5 शाखा हुआ करती थी। 5 शाखाओं में से एक शाखा हुआ करती थी मथुरा वाले रीजन पर। मथुरा वाले रीजन पर ये हुआ करता था नहपान, और ये उसका था आपका क्षैरात वंश हुआ करता था वहां। नहपान क्षैरात वंश का हुआ करता था, क्षैरात वंश का शासक नहपान था। ये तो शाखा हुआ करती थी इनकी, लेकिन इन शाखाओं में वंश हुआ करते थे। तो उस वंश में से क्षैरात वंश का तो ये था, और काद्र दर्मक का था आपका रुद्रदामन। काद्र दर्मक वो भी आपको लिखवा रहा हूं मैं। नहपान क्षैरात वंश का क्षैरात वंश का शासक नहपान था। ठीक है भाई, और क्या नाम है, इसके सिक्के, इसके सिक्के नासिक से उज्जैन तक मिले हैं, उज्जैन तक मिले हैं। और क्या नाम है, मैंने आपको बताया ही था कि गौतमी पुत्र सतकर्णी ने इसको हराया था। गौतमी पुत्र सतकर्णी से यह पराजित हुआ था। बस, और तो कुछ जानकारी नहीं है इसकी। इसके सिक्के नासिक से उज्जैन तक मिलने का संबंध क्या है कि इसका विस्तार नासिक से उज्जैन तक हुआ करता था। गौतमीपुत्र सतकर्णी से पराजित हुआ था। अब देखते हैं इनका प्रसिद्ध शासक आपका रुद्रदामन। रुद्रदामन को देखते हैं आज। ठीक है भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई। अब देखते हैं शकों में ही रुद्रदामन को। तो वैसे इसे रुद्रदामन प्रथम बोलते हैं, रुद्रदामन प्रथम। ठीक है भाई, सबसे पहले इसने राजा धीराज की उपाधि धारण की थी। राजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है भाई, और इसने क्या नाम है, गौतमीपुत्र सतकर्णी को हराया था, जो कि मैं आपको लिखवा चुका हूं। ठीक है, राजा धीराज की उपाधि धारण की। और क्या नाम है इसने, इसका क्षेत्र आपका सिंध से लेकर पाकिस्तान, गुजरात पंजाब तक लेकर सिंध, यहां पंजाब लिखवाता हूं पहले, सिंध पंजाब गुजरात
गुजरात में भी आपका मालवा, मालवा वाला क्षेत्र भी इसके अंडर में हुआ करता था। मालवा के साथ साथ इसका कठियावाड़ा, कठियावाड़ा क्षेत्र भी इसके अंडर हुआ करता था, मालवा कठियावाड़ा। और आपका महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र, महाराष्ट्र का क्षेत्र हुआ करता था, हुआ करता था। ठीक है भाई। और क्या नाम है, सुदर्शन झील का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुदर्शन झील झील का जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार करवाया। भाई 4 राजा मैंने आपको बताए थे, ट्रिक भी बताई थी इसको याद करने की, 2A 2K भी बताए थे आपको। और ये थी एक इसकी कार्स, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और आपका स्कंदगुप्त, जो कि आपका गुप्त डायनेस्टी में आएगा। ठीक है भाई। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। और क्या नाम है आपका, इसने और क्या किया था, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। फिर एक इसने, और संस्कृत प्रेमी हुआ करता था, ये संस्कृत प्रेमी हुआ करता था। ठीक है भाई। और इसने क्या नाम है, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया। इसके समय थोड़ी सी मतलब अकाल सा पड़ गया, तो तब इसने वो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। और मैं बता दूं, क्या नाम है, चंद्रगुप्त ने जब सुदर्शन झील सर्वप्रथम बनवाई थी, आपके पुष्यगुप्त जो मतलब सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में पुष्यगुप्त हुआ करता था, उसमें बनवाई थी इसने, जो मैंने आपको बताया था। तो उसने अपना नाम नहीं लिखवाया था उस पर। तो फिर ये जब ये रुद्रदामन आ जाता है, ये देखता है कि यहाँ इतनी अच्छी झील किसने बनवाई, मतलब इतनी अच्छी उसमें इंजीनियरिंग हो रखी थी, वेल डेवलप्ड थी वो झील। तो इसने मतलब इतिहास को खंगाला, तो तब इसे पता चला कि चंद्रगुप्त ने ये झील बनवाई थी। तो जब इसे पता चला, तो फिर इसने उसका जीर्णोद्धार करवाया। फिर उस पर एक अभिलेख लिखवाया, जूनागढ़ अभिलेख। फिर उस अभिलेख में इसने लिखवाया कि ऐसे ऐसे कि मौर्य वंश के राजा हुआ करते थे चंद्रगुप्त, उन्होंने क्या नाम है पहले इसको करवाया, इसको मैं नहीं बनवा रहा, लेकिन हाँ मैं इसका जीर्णोद्धार करवाऊँ, इसने ऐसे ऐसे इसमें लिखवाया था। ठीक है भाई। चाहता तो ये खुद भी वो ले सकता था, अपनी क्या नाम है अपना सारा इस अपने ऊपर ले सकता है कि हाँ मैं बनवा रहा हूँ। ठीक है भाई। इसके बाद 1 मिनट में इसको मिटा दूँ कार्ड्स को, और इसका ये हो गया। और इसमें क्या नाम है, अंतिम शासक होगा, क्या नाम है आपका शकों में रुद्र सिंह तृतीय, अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय होगा। ठीक है भाई। अभी ये शक डायनेस्टी समाप्त नहीं हुई है यहाँ रुद्रदामन पर। ठीक है भाई, ये मत मान लेना, ये मैंने आपको इंपोर्टेंट राजा लिखवाए हैं शक डायनेस्टी में सिर्फ, लेकिन अभी ये राज करते रहेंगे किसी न किसी क्षेत्र पर। अंत होगा इनका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के टाइम पर। ठीक है भाई। एक राजा हुआ करता था, क्या नाम है रामगुप्त, उसकी शकों से लड़ाई होगी, और मतलब शकों से लड़ाई होने के साथ साथ ये रामगुप्त को पराजित कर देगा और संधि करेंगे उस टाइम पर। वो मैं आपको गुप्त डायनेस्टी में पढ़ाऊंगा, शकों के थोड़े से पॉइंट है जो, और अभी आपको यहाँ थोड़ा सा रिव्यू दे रहा हूँ कि शकों की लड़ाई होगी रामगुप्त से। रामगुप्त एक गुप्त डायनेस्टी का राजा हुआ करता था, और उससे क्या नाम है ये कहेंगे शक कि अपनी पत्नी हमें दे दो संधि में। फिर क्या नाम है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय आएंगे, तो वे शकों का नाश कर देंगे और शकारी की उपाधि धारण करेंगे। शकारी का मतलब शकों का अंत करने वाला। और मतलब ट्रीटी में जब हुआ था, तो उसमें थोड़ा सा अफेयर भी दिखाया जाता है कि रामगुप्त की पत्नी से स्कंदगुप्त या वो विक्रमादित्य का द्वितीय जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उनका मतलब अफेयर था, तो उसने अपने भाई को भी मार देता और अपनी भाभी से विवाह भी कर लेता। ये सारी कहानी मैं आपको गुप्त डायनेस्टी में पढ़ाऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। रुद्रदामन के बारे में इतनी जानकारी है, और बाकी जानकारी मैं आपको सतकर्णी वाली उसमें सातवाहन डायनेस्टी में लिखवाया आया हूँ इसकी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाइयों। आज यहीं तक रखते हैं विदेशी शासन में, कल अपने कुषाण डायनेस्टी पढ़ेंगे। कुषाण डायनेस्टी थोड़ी सी बड़ी है,
और उसमें थोड़े से काम भी ज्यादा हुए हैं, उसको हम सेपरेट रख के पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल हमारा मौर्योत्तर पीरियड खत्म हो जाएगा, जहां तक है मेरे हिसाब से कल कर ही देंगे। उसके बाद गुप्त बचते हैं, और गुप्त के बाद राजपूत बचते हैं। राजपूतों के बाद आपका क्या नाम है, एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन काल हो जाएगा खत्म, मेडिवल हो जाएगा शुरू। अब देख लो हम धीरे धीरे अपना प्राचीन काल समाप्ति की ओर है, ठीक है भाई। 2 डायनेस्टी बच रही है इसके बाद। आज के लिए इतने ही रखते हैं, कल पढ़ेंगे अपने कुषाण, विम कड़फिसस, कुजुल कड़फिसस, और आपके कुषाण उसके बारे में पढ़ेंगे, आपके कनिष्क के बारे में, जिसके टाइम आपकी मैंने लिखवाई थी चतुर्थ संगीति हुई थी, ये आप अपना पढ़ेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है भाई। और आज के लिए इतने रखते हैं, तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।